अपने बुंदेलखंड की, बहुत पिछड़ा हुआ है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ना लगता है कि आपको भी संकोच होना चाहिए। अपनी बुंदेलखंड की शिक्षा व्यवस्था अगर आपको 10 नंबर दिए जाएँ, 10 में से आप कितने नंबर वर्तमान में अभी देंगे कि शिक्षा व्यवस्था के नेता हैं? आप भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, सक्रिय रूप में रहते हैं, ज़मीनी स्तर में रहते हैं। आजकल कोई भी पार्टी हो, सब जाति, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन कभी कोई पार्टी आज तक मैंने भारत में नहीं देखी जो शिक्षा के नाम पे राजनीति करती हो, कि हम शिक्षा को बेहतर करेंगे, नेता आएँगे, बड़े-बड़े भाषण देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई शिक्षा की बात क्यों नहीं करते कभी नेता? आजकल कोई भी नेता हो, सब कोई देश सुधारना चाहता है, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो। मगर मैंने आज तक नेता को कभी ये नहीं देखा कि अपने क्षेत्र की बात करे, मुझे क्षेत्र सुधारना है। जब तक अपना खुद का घर सही नहीं होगा, खुद का क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो देश कैसे सुधर जाएगा? आपने बहुत अच्छी महात्मा बात गांधी जी ने भी कहा था, यदि देश का विकास करना है, तो पहले सबसे पहले हमें गाँव का विकास करना होगा। महोबा की राजनीति, आप महोबा की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जहाँ भी कुछ होता है, आप जाते हैं। महोबा की राजनीति इस समय बड़ा ट्रेंड में चल रही है, प्रदेश लेवल में चल रही है। कोई मामला एक समाप्त नहीं हो जाता, दूसरा आ जाता है। इस महोबा की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर नेता एक पार्टी का दूसरे पे आरोप लगाता है, वो उसमें आरोप लगाता है, बस इसी में लगे रहते हैं। मगर कोई विकास की बात नहीं करता, कभी शिक्षा की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, ऐसा क्यों? अगर जनता ने मौका आपको दिया, यहाँ का बड़ा कोई विधायक, प्रतिनिधि कुछ भी आपको चुना, तो आप महोबा जिला की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार पर क्या करेंगे? कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज हमारे खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, युवाओं के दिल में राज करने वाले माननीय श्री विनोद राजपूत जी हैं। नेताजी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी। कैसे हैं नेताजी? जो बहुत अच्छे हैं, आपने जो अपने यहाँ कर बुला करके मुझे जो अवसर और मौका दिया है, हम जैसे लोगों को, आप जैसे भाइयों का बहुत-बहुत दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बेशकीमती समय दिया और हमारे खास पॉडकास्ट में आए। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, लोग जानना चाहते हैं, आखिर विनोद राजपूत कौन है? क्या करते हैं? मैं विनोद राजपूत कुछ नहीं है। विनोद राजपूत एक साधारण कृषक का लड़का है, जिसका गाँव बगवाहा है। और मैंने अपने पिताजी को खेत में, खलिहान में हल चलाते हुए और सब चीज़ें खेती किसानी करते हुए, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम एक सोच थी कि भाई जीवन में आए हैं तो कुछ करना चाहिए। इंसान का जन्म ऐसे नहीं मिलता है, बड़े उससे मिलता है, तो कुछ कर दिखाने का एक शुरू से स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे जीवन में एक विचार रहे हैं कि आते हैं सब अपने अपने लिए जीते हैं और जीना चाहिए, लेकिन 10% जो समय है, 90% अपने घर को देना चाहिए, लेकिन 10% समाज सेवा और तमाम प्रकार की सेवाएं हैं, उनमें भी थोड़ा आदमी को अपना समय देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से। और जो सोचने वालों का क्या नजरिया है, मैं उस पर नहीं जानना चाहता। अब बात आएगी, जनता अक्सर कहती है नेता अनपढ़ होता है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन इंटर ग्रेजुएशन है। मैंने ग्वालियर से बीएससी किया था, साइंस कॉलेज से। तो स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे लगता था, मेरे दिल में हमेशा रहा कि यार इस दुनिया में आए हो तो किसी महापुरुष ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गरीबी में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन गरीबी को जिंदगी तमाम ढोना, रोते रहना, ये बहुत बड़ी धिक्कार है, बहुत बड़ा जे श्राप है, इससे बड़ा श्राप नहीं है। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के स्लोगन को उतारा अपने जीवन में, तो मैं आज पूर्ण संतुष्ट हूँ, प्रकृति का पूरा आनंद ले रहा हूँ। अब बात आएगी, आप जब भी मैं बात करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, तो आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। बात आती है अपने बुंदेलखंड की, बहुत पिछड़ा हुआ है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ना लगता है कि आपको भी संकोच होना चाहिए। अपनी बुंदेलखंड की शिक्षा व्यवस्था अगर आपको 10 नंबर दिए जाएं, 10 में से आप कितने नंबर वर्तमान में अभी देंगे कि शिक्षा व्यवस्था? मैं तो भाई शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट हूँ, कि उसमें नंबर की तो बात ही नहीं आती है। कि हम लोग जब देखते हैं यहाँ से निकल करके कहीं एनसीआर या कहीं दूसरे शहरों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम तो अभी 50 साल पीछे हैं। इसी देश के अंदर हम 50 साल पीछे हैं, कि जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो स्तर अभी दिखाई नहीं देता है। तो मेरे मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि जब तक समाज, व्यक्ति, परिवार शिक्षित नहीं होगा तो देश का विकास और देश की ये सब चीजें हम मिथ्या समझते हैं कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक गौण है सब चीजें। तो मैं शिक्षा को यहाँ
नंबर तो क्या, मैं 50% नंबर भी नहीं देना चाहता हूँ कि अपने यहाँ 50% की शिक्षा व्यवस्था सही है। आखिर कमी कहाँ है शिक्षा व्यवस्था में? कमी जो मैंने आभास किया है, जो मैंने अनुभव किया है कि एक तो हमारे यहाँ आज अशिक्षित होने के उनके जो लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, वो थोड़ा, मैंने ये भी देखा है, वो अपने बच्चे को या बच्ची को आगे नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ कुप्रथा चलती है कि बच्चियों को बाहर ना भेजो, बाहर भेजेंगे तो कोई ऐसा दुनिया की चीजें हैं। तो मैं उसमें उनके परिजनों को भी थोड़ा कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा दुनिया को देखिए, दुनिया आज कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, और अपने बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़िए, उन पर नज़र रखिए, कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा रहे हैं, और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप उनको स्वतंत्र कर दीजिए, और ज़बरदस्ती उनके ऊपर बिल्कुल न थोपिए कि आप डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने। जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो, उस क्षेत्र में बच्चे को अवसर दे दिए जाएं, तो हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप एक नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, सक्रिय रूप में रहते हैं, जमीनी स्तर में रहते हैं। आजकल कोई भी पार्टी हो, सब जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन कभी कोई पार्टी आज तक मैंने भारत में नहीं देखी जो शिक्षा के नाम पर राजनीति करती हो कि हम शिक्षा को बेहतर करेंगे, नेता आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई शिक्षा की बात क्यों नहीं करते कभी नेता? अब अनिल जी, मैंने जो देखा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं भी यही आभास करता हूँ कि क्या राजनीति हमें एक व्यापार का साधन है? राजनीति व्यापार का साधन है क्या हमारे लिए? जब हम जनता में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वादे करते हैं, मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो आपके भाषण जो मिथ्या और गौण हैं। तो मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी है, जितना भी है, बहाने ना बनाइए, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करिए। आजकल यही राजनीति चल रही है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कि दोषारोपण ना करिए। अरे एक अपनी दृढ़ शक्ति के साथ आप एक कदम तो बढ़ाओ, एक कदम तो बढ़ाओ, मंजिल आपके सामने होगी। किसी महापुरुष ने कहा था, एक पत्थर तो उछालो यारो, पत्थर तो शिद्दत के साथ पत्थर तो उछालो यारो, मंजिल मिल जाएगी। अब बात आएगी, आजकल कोई भी नेता हो, सब कोई देश सुधारना चाहता है, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, मगर मैंने आज तक नेता को कभी ये नहीं देखा कि अपने क्षेत्र की बात करे, मुझे क्षेत्र सुधारना। जब तक अपना खुद का घर सही नहीं होगा, खुद का क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो देश कैसे सुधर जाएगा? आपने बहुत अच्छी महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, यदि देश का विकास करना है तो पहले सबसे पहले मैं गाँव का विकास करना होगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि हम देश की सुधारने की बात करते हैं और घर को नहीं सुधारते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, जब तक शिक्षित खुद नहीं बनोगे, खुद अपने घर को नहीं सुधारोगे, और भी महापुरुषों ने कहा है, जब तक आप अपने घर को नहीं सुधारोगे, जब तक क्षेत्र नहीं सुधर सकता है, देश नहीं सुधर सकता है। ये केवल मिथ्या झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले अपने आप में तो सुधार लाइए, शिद्दत के साथ अपने दिल में तो उतारिए उस चीज को कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, तो ये सब चीजें चली आ रही हैं, चलती रहेंगी। तो जिस देश को या जिस क्षेत्र को आगे बढ़ना हो, उसको केवल शिक्षा दिला दीजिए, वहाँ अवसर ही अवसर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वो हमारी शिक्षा, एक जो आजकल चल रहा है कि हमें टेक्निकल शिक्षा भी देना चाहिए, और हमें बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि बच्चे हमारे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसी चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। जी, मेरा आपसे कहना है। अब बात आएगी महोबा की राजनीति। आप महोबा की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जहाँ भी कुछ होता है आप जाते हैं। महोबा की राजनीति इस समय बड़ा ट्रेंड में चल रही है, प्रदेश लेवल में चल रही है। कोई मामला एक समाप्त नहीं होता, दूसरा आ जाता है। इस महोबा की राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर नेता एक पार्टी का दूसरे पे आरोप लगाता है, वो उसमें आरोप लगाता है, बस इसी में लगे रहते हैं, मगर कोई विकास की बात नहीं करता, कभी शिक्षा की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करती। ऐसा क्यों? अनिल जी, ऐसा जो मैंने महसूस किया है कि आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड से मैं क्या बहुत सारे लोग असहमत हैं।
इन चीज हम भी बैठते हैं तो लोगों के दिलों में दर्द है इस चीज का कि देखो तो राजनीति कहाँ होना चाहिए, किस लेवल पे राजनीति हो रही है, राजनीति का शिखर क्या होना चाहिए और आज लोग किस शिखर पे जा रहे हैं। तो ये बहुत खराब स्थिति है और इन स्थितियां ऐसी चीजों से हमारा चाहे महोबा हो, चाहे देश हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे प्रदेश हो, कोई इससे विकास नहीं कर सकता। केवल आरोप प्रत्यारोपों से विकास कभी संभव नहीं हो। विकास के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो आप बहाने बनाते रहोगे। कमी मुझ में है और मैं थोपना अनिल जी के ऊपर चाहता हूँ, कमी खुद मुझ में है। अपनी कमी को मैं अनिल जी के ऊपर थोपना चाहता हूँ, जिससे मैं कह दूं कल की अनिल जी की वजह से हुआ है जी। बिल्कुल यही चल रहा है आजकल। अब बात आएगी, आजकल राजनीति सोशल मीडिया में सिमट के रह गई। नेता हो कोई भी हो, सब सोशल मीडिया में आजकल रह गए। एक कमेंट यहाँ से आएगा, एक कमेंट वहां से आएगा, पोस्ट डलेगी। आप सोशल मीडिया की राजनीति और जमीनी स्तर की राजनीति में क्या फर्क है? जमीन आसमान का अंतर है। जो भी सोशल मीडिया पे लोग जो चीजें डालते हैं, हकीकत उसकी क्या है, उसमें जाओ तो जमीन और आसमान का अंतर आपको महसूस होगा। यार जब तक पे बैक टू सोसाइटी, जब तक हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाएंगे तो इनसे चलो किसी का चल सकता है, थोड़ा बहुत है, एक आध बार सांसद विधायक मिनिस्टर तो बन सकता है, और सुधार की बात अगर वो उससे की जाए तो वो मिथ्या है। जब तक हम पे बैक टू सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक नहीं बैठेंगे तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है। और जो मैंने देखा आजकल की राजनीति केवल अर्थ पे निर्धारित राजनीति मैं महसूस कर रहा हूँ कि अर्थ पे राजनीति आकर के सिमट गई है। पहले हम जब छोटे छोटे थे तो देखा करते थे, पहले माननीय जनप्रतिनिधि आते थे, बिल्कुल, तो लोग उनका बड़ा स्वागत करते थे, अपने यहाँ बिठालते थे। वो लगता था कि वास्तव में वो इस साधारण रूप से आता था कि लगता था कि जी तो हमारे घर के व्यक्ति आए हैं। चाहे परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को ले लीजिए, चाहे दीवान साहब को ले लीजिए, चाहे स्वर्गीय स्वामी प्रसाद जी को ले लीजिए, चाहे अनंत प्रकार की किसी भी कम्युनिटी के जनप्रतिनिधि हो, पहले लगता था कि जी हमारा वास्तव में जनप्रतिनिधि है। अब के जनप्रतिनिधियों और पिछले वाले जनप्रतिनिधियों में जमीन आसमान का अंतर मैं देखता हूँ कि मुँह पे कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं, और केवल उनका दिमाग केवल अर्थ पे कंसल्ट होता है जी। ऐसा मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है। आप अजनर सीट से जिला पंचायत सदस्य रहे जी सर, 2015 से 2020 तक आपने वहाँ का देखा। वहाँ की स्थिति क्या रही 2015 से 20 तक, विकास की बात की जाए? मैंने अनिल जी आज भी मैंने 2015 से लेकर के 20 तक जिला पंचायत सदस्य रहा। बीच में मेरे ऊपर बहुत आक्रमण हुए, जैसे कि मुझे कई कांडों में फंसाया गया और मैं डिप्रेशन में चला गया, तो लोगों ने मेरे ऊपर बहुत आक्रमण किए, लेकिन उन आक्रमणों से मुझे बहुत मजबूती मिली है। और मैंने जो भी जिस गांव में गया, आज पता कर सकते हैं आप, मैंने शिक्षा के अलावा दूसरी बात नहीं की कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है मेरे भाइयों, कि जो आप पिला दोगे तो वो आपका बेटा चाहे लंदन जाएगा तो दहाड़ेगा। शिक्षा रूपी शेरनी का दूध मैंने हमेशा कहा। मेरी बात कुछ मानिए ना मानिए, मैं भी एक चोर समझ लीजिए, मैं भी एक चोर आया हूँ, लेकिन और मेरी बात 99% खारिज कर दी। एक बात को मान लीजिए, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका नाती है, इसको तो आप पढ़ा सकते हैं ना, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। और मेरी बातें सब खारिज कर दीजिए, केवल एक बात स्वीकार कर लीजिए, इसी पे आपका 20 साल बाद भला हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैं जब 1995 में हमारे पापा जी ने यहाँ एक छोटा सा मकान बनवाया था शिक्षा के उद्देश्य से, हमें पीड़ा थी कि हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे पढ़ें। तो अनिल जी, मुझे बड़ा गर्व है कहने में, मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैंने शिक्षा रूपी शेरनी का जो दूध बच्चों को पिलाया है। तो IIT भी निकले मेरे घर से, प्रोफेसर भी निकले, वकील भी निकले, UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, BTech भी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। और तमाम मैंने इससे बहुत आनंद महसूस किया कि ओ शिक्षा तो क्या बात है यार।
शिक्षा की बात, एक जनप्रतिनिधि मुझे इस बीच में 2009 में मिले थे जो शिक्षा की बात करते थे। उनका नाम है माननीय विजय बहादुर सिंह, सांसद। वो व्यक्ति ऐसा था कि वो हमेशा कहता था और तो सब चीजें वो हैं, लेकिन शिक्षा अगर दिला लोगे बेटा तो आपका परिवार, आपका घर बदल सकता है। मगर आजकल नेता जो अच्छा करना चाहता है, शिक्षा की बात करना चाहता है, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो खुद बैक हो जाता है। उसको बैक नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बैक नहीं होना। जब कोई काम होता है, जब कोई भी अच्छा काम होता है, उसमें विघ्न आते हैं। बिल्कुल आते हैं, विघ्न आते हैं। हमारा प्राचीन इतिहास भी बता रहा है कि उसमें एक नहीं अनंत विघ्न आते हैं। उसको वो पवित्र काम कर रहा है, उसको अफवाहों की चिंता नहीं करना चाहिए, उसको जो आरोपों की चिंता नहीं करना चाहिए। उसकी एक मंजिल पवित्र है, उसकी मंजिल पवित्र है। अगर वो शिक्षा पे काम करेगा, आज नहीं तो कल उसका नाम होगा। और जाने के बाद परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी आज इस दुनिया में नहीं है जी, बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है जी, और भी तमाम विवेकानंद जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके नाम हैं। ज्यों 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 समय बढ़ता जाता है, त्यों तो उनके नाम विशाल होते जाते हैं। क्या है? शिक्षा में काम किया, शिक्षा पे काम किया है। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, पोली पोली गेहूं इकट्ठा करके और उनने इकट्ठा करके और किसी का गुम्मा ले लिया, किसी से नाज ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, कुछ नहीं है तो एक दिन का श्रम दान कर दो, कुछ तुम्हारे पास कुछ नहीं। ऐसे उन्होंने शिक्षा व्यवस्था स्थापित की है राठ के अंदर। वहां मैं एक और बात बता दूं कि वहां जब हम छोटे थे, एक दिन में 20-20 मर्डर हुआ करते थे। बिल्कुल, एक दिन में 20-20 मर्डर हुआ करते थे। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उसको देखा कि यहाँ के लोगों में बड़ा पोटेंशियल है यार, बड़ा पोटेंशियल। जो मर्डर करके पूरी जिंदगी पूरा पैसा लगा देता है उसमें, लड़ाई दंगे में, तो इसको यार डाइवर्ट कर दो, इसको डाइवर्ट कर दो। तो परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला। वहाँ शिक्षा की 1938 के समथिंग उन्होंने विद्यालय खोला वहाँ। तो आज वहाँ मर्डर के नाम पे एक तुम्हें देखने के लिए चिन्नी बिंदी भी नहीं मिलती होगी। शिक्षा का नाम वहाँ चल रहा है। वहाँ IAS IPS प्रोफेसर लेक्चरर, अभी करंट में भी स्वामी ब्रह्मानंद जी के लक्ष्य परिवार चलाते हैं। लक्ष्य परिवार डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी के सुपुत्र अभी UPSC क्वालिफाई करके, और कितने लोग नहीं निकले, बहुत से। अगर कंकड़ भी फेंक दो इंडिया के अंदर, स्वामी ब्रह्मानंद जी का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है शिक्षा की ताकत। उनकी शिद्दत थी, स्वामी जी की शिद्दत थी, लगन थी। कितने आरोप नहीं लगे होंगे स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, उनने कभी परवाह नहीं की इस चीज की। आज उसको करके आज नाम पूरे उसमें, आज नाम क्या पूरे विश्व में स्वामी जी को लोग ले जा रहे हैं, आइकॉन है भैया शिक्षा के रूप में। अब बात आएगी महोबा जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था की। आप देखते होंगे डेली वीडियो वायरल होते हैं, कहीं पैसे लिए जाते हैं, तो अब महोबा जिला की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? महोबा व्यवस्था की, नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा ठीक नहीं देखता कि यार तुम सेवा के भाव के लिए, जो डॉक्टर होता है उसको आदमी भगवान मानता है, भगवान का रूप मानता है। जो भगवान का रूप है, यहाँ की जिलाधिकारी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदया उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन लोगों के अंदर जब तक सेवा भाव की वो जन जागरण नहीं होगा कि हमें सेवा करनी है, तब तक एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। प्रयास तो कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर भी सेवा की भावना होनी चाहिए कि जो दूर दराज से जो बेचारे आए हैं, तो इनके लिए कितनी अच्छी से अच्छी हम दवा की व्यवस्था कर दें, ट्रीटमेंट कर दें। आप भगवान का रूप है, आपको लोग भगवान के रूप में देखते हैं। तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अगर जनता ने मौका आपको दिया, यहाँ का बड़ा कोई विधायक, प्रतिनिधि, कुछ भी आपको चुना, तो आप महोबा जिला की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार पर क्या करेंगे? मैं भैया कहना नहीं चाहता हूँ। एक तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे साथ जो एक्सीडेंटल चीजें हुई हैं, ना कभी मैंने हमारे पिताजी ने और भाइयों ने प्रधानी तक की नहीं सोची थी, लेकिन प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें प्रधानी का मौका दिया, हमें जिला पंचायत का मौका दिया। और देखो तो हम तो एक कल्पना भी नहीं करते कि हम विधायकी भी लड़ेंगे। विधायकी लड़ ली और जनता लोगों ने इतना स्नेह प्यार दिया विनोद राजपूत को कि हम उनका ऋण जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। और अगर एक्सीडेंटल चीजें ऐसी मेरे साथ होती हैं, तो अनिल जी मैं वादा करता हूँ
मैं शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा, और जो मुझसे संभव हो सकता है वो मैं स्वास्थ्य और शिक्षा, जो आदमी की मूलभूत चीज़ें हैं, मेरे अकेले करने से नहीं होगा, लेकिन मैं जहाँ भी जा सकता हूँ उसके लिए हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा कि भैया मेरे यहाँ ये चीज़ करवा दीजिए। तो मेरे अंदर जो भाव है मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। आजकल युवा राजनीति में बहुत कम आना चाहते हैं, पढ़े लिखे बहुत कम आना चाहते हैं, जी। लेकिन अनपढ़ तो बहुत ज्यादा हैं। जी जी। युवाओं को क्या मैसेज देंगे? राजनीति में कोई कैरियर है? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप पहले उसके बारे में समझिए, केवल अंधी दौड़ में शामिल ना होइए। आजकल यही चल रहा है, अंधी दौड़ में शामिल ना होइए, अपने आप में टैलेंट उत्पन्न करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बेवजन चीज कभी भी उड़ जाएगी। जब तक सेल्फ, स्वयं का वजन नहीं होगा तो अगर किसी के महल और हवेली पे चढ़ करके गर्व ना करिए, वो जाने कब उतार देगा आप। बिल्कुल। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, अपना सेल्फ वेट उत्पन्न करिए। सवाल आएगा आजकल के युवाओं के लिए। आजकल का युवा जो पढ़ा लिखा है वो राजनीति में नहीं आना चाहता है, तो जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? क्या राजनीति में कोई कैरियर है? क्योंकि आजकल का युवा बिना सोचे बिना समझे राजनीति में इंटर कर लेता है और दूसरे के तलवे चाटने लगता है, इसके बाद घूमने लगता है किसी गाड़ी में बैठ के, तो अपने आप को भौकाली समझता है, कहता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार के रास्ते खुलते हैं। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। और लेकिन मैं एक और उसमें जोड़ना चाहता हूँ, राजनीति में अंधी दौड़ में नहीं, कि हमें किसी व्यक्ति विशेष का अंधा नहीं होना है, हमें वैचारिक होना है, हमें शिक्षित होना है, हमें उसके लिए मैच्योर होना है कि राजनीति कैसी करें, क्या करें, और सेल्फ वेट कि हमें अपने में इतनी योग्यता, इतनी क्षमता उत्पन्न करनी है कि हम भी कुछ कर सकें। और अगर हम किसी के पीछे लगे हैं तो हाँ भाई, उसको लगे हैं तो लगे रहिए, लेकिन उतने लगे रहिए कि अपना सेल्फ कॉन्शियस लगाइए कि हमें कहाँ तक इसके साथ रहना है, कहाँ तक नहीं रहना है। तो मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, राजनीति सबसे पहले आता है शिक्षा, कि आप शिक्षित हो गए हैं तो आप अपने घर को शिक्षा दिलाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाइए, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा नहीं होती है, जिस घर में शिक्षा नहीं होती है, वो समाज गुलाम लाचार हो जाता है। गुलामी और लाचारी से बचना है अगर, तो शिक्षित होना पड़ेगा। किसी भी समाज को, किसी भी घर को, किसी भी परिवार को अगर आगे बढ़ना है तो मूल मंत्र है शिक्षित। शिक्षा बिना सब अधूरा है। जब शिक्षित हो जाएंगे, आप समझदार हो जाएंगे, तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। जब दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो सवाल आएंगे आपके मन में कि आखिर मैं चल रहा हूँ तो किस हद तक मुझे यहाँ चलना चाहिए, किस हद तक नहीं चलना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, किसके साथ नहीं चलना चाहिए। वो आदमी अपने आप में विचार उद्दोलित होते हैं तो वो बोलता है, कहता है कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा। तो विचारों की अभिव्यक्ति उसके अंदर आ जाती है, विचारों को फिर वो कहने लगता है, और जब कहने लगता है तो कुछ ना कुछ लोग सुनने लगते हैं। कि एक और मेरे मन में आता, किसी महापुरुष ने कहा था कि मैं चला था अकेला कारवां, मंजिल वहाँ लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो जब आप अपने विचार, आप विरोध से ना घबराइए कभी कि यहाँ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, लोग तो वैसे भी कहेंगे ना, भी कुछ करोगे तब भी कहेंगे। लोगों का कहने का काम है, लेकिन तुम अपना काम से क्यों तुम व्यथित हो रहे हो, क्यों दूर हट रहे हो भाई? कहो ना अपनी बात। सवाल आएगा, आजकल आप देखते होंगे 2-3 दिन से एक कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी वायरल चल रही है। आजकल का हर युवा कह रहा मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी कॉकरोच पार्टी में सदस्यता लेना चाहता हूँ, अंधी दौड़ में शामिल है। क्या कहेंगे इस कॉकरोच पार्टी को देख के? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान करेगी? हाँ, मुझे तो हंसी आती है कि हंसी आती है ना, हमें व्यक्ति पता है,
ना कार्यालय पता है, ना हमें कुछ पता है। उसके तो जिला अध्यक्ष सब नियुक्त हो गए उसके। और कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच पार्टी। तो मैं कहना चाहता हूँ यार, अपना दिमाग लगाइए ना। अपना आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करिए कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। क्योंकि वो व्यूज और फॉलोअर बढ़ाने के लिए व्यक्ति आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ उसका आधार देखिए ना, उसकी विचारधारा देखिए कि कौन सी विचारधारा को बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, सबकी विचारधारा हैं और सब एक समाज सेवा की प्रेरणा देते हैं। तो भाई कॉकरोच पार्टी है, व्हाट इज कॉकरोच पार्टी, क्या है क्या नहीं है। उसने तो अपना मैनिफेस्टो भी स्टार्ट कर दिया, हमारे तो ये करेंगे, पेपर लीक नहीं होगा, युवाओं को नौकरी देंगे, देश को विकास करेंगे। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो दे दिया है। मैनिफेस्टो जारी करना आसान बात है, लेकिन उसे फॉलो करना, उसको फॉलो करना। हम भी काफ़ी दिनों से देखते हैं मैनिफेस्टो बहुत जारी हो जाते हैं, उसको ज़मीनी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा कठिन है। क्योंकि केवल मैनिफेस्टो लागू करने, जारी करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी दौड़ में तो लगे हैं हम, इसी दौड़ में तो लगे हैं, मैनिफेस्टो। यार ज़मीनी लेवल पे देखिए कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब आदमी आत्मचिंतन, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी की ना मानो, 100 बार अपने आप में सोचो, कि 100 बार अपने आप में सोचो तो आपका दिल और दिमाग, जो हृदय है, वो सही चीज़ को आपके सामने कर देगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर सब चीज़ें हैं, उसको जागृत करो ना मेरे यारो, उसको जागृत करो, उस पर सोचो, उस पर चिंतन करो, अपने आप रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उसके ऊपर कि अंधी दौड़ है जी, अंधी दौड़ मत, आपके अंदर सब चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का आप उपयोग करिए ना। अब बात आएगी, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी में क्या अच्छा लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल, बहुत सी पार्टियां अदर में शामिल हो जाती हैं। तो जैसे मैं पहले बसपा में रहा हूँ, तो मुझे कुछ बसपा की बहुत अच्छी लगी थी और कुछ चीज़ें गलत भी लगी थी। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में सदस्यता ली। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बना। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीज़ें हैं, जैसे धारा 370, जो बाबा साहब अम्बेडकर की परिकल्पना थी, ये देश जब एक है तो सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, तो धारा 370 हो गया। और भी कई चीज़ें हैं कि जैसे क्या उज्ज्वला योजना है, जो सिलेंडर दिया गया है, और आवासों वाला, अगर सही रूप में मोदी जी का विज़न है, जो सही रूप में फॉलो कर दिया जाए तो ये चीज़ें गरीबों तक पहुंच सकती हैं। उसमें केवल हम लोगों की कमी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं फॉलो करते हैं, वो सही रूप में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, उसका दुरुपयोग होता है और लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार, उनसे करप्शन लोग करते हैं। अगर इन चीज़ों को वास्तविक के रूप से अगर कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हमें छत मिल सकती है और हमारे लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। अब बात आपसे लेंगे, आपको यूपी का बेस्ट सीएम कौन लगता है अभी तक, कौन अच्छा लगा, बेस्ट कार्यकाल जिसे आप देख के लगता हो कि हाँ ये बेस्ट सीएम है? तो जो हमें ज़्यादा उस टाइम पे लोग बताते हैं, हमने भी थोड़ा समझ आ गई थी जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। तो माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार ऐसी सरकार थी कि वास्तव में गरीब को न्याय मिलता था, बेरोजगार को रोजगार मिलता था, नकल विहीन एग्जाम होते थे, पेपर लीक नहीं होते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा परम पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी के प्रति, मैं एक जाति का होने के नाते नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक जाति का हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ। आज जो उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में उठा करके जब हमने स्टडी की, तो हमें सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय, जनप्रिय सीएम लगे तो हमें बाबूजी कल्याण सिंह जी लगे।
योगी जी को कितने नंबर देंगे? योगी जी को उनसे कम नंबर देंगे। योगी जी को कम नंबर देंगे। बाबूजी क्या कमी रहेगी बाबूजी से? बाबूजी अब आप देखिए कि जो योगी जी महाराज प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुशासन हो, स्वच्छता हो, न्याय हो, लेकिन जो बीच में जो मशीनरी है, तो मशीनरी गड़बड़ कर रही है कहीं ना कहीं। ये मशीनरी गड़बड़ कर रही है इस चीज़ को। तो योगी जी की पवित्र मंशा है और कहीं उनका ये नहीं है कि यहाँ किसी का के ऊपर अन्याय हो, अत्याचार हो। आज योगी जी ने जो यहाँ गुंडा राज कहा जाता था उससे मुक्ति दिला दी है। आज इन्वेस्टर भी आने लगे हैं। तो योगी जी को मैं बाबूजी के समकक्षी मानता हूँ, लेकिन बाबूजी को उच्च पे मानता हूँ। अब बात आएगी कि आजकल आप देखते होंगे अधिकारी का बड़ा बोलाबाला चल रहा है इस समय। नेताओं की सुनते नहीं है। नेता फोन लगाएगा, सर थोड़ा ध्यान दे लेना, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सर ध्यान दे लेंगे। क्या लगता है अधिकारियों की नेता सुनते नहीं है? बिल्कुल आपकी बात में सच्चाई है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ शासनादेश आते हैं कि आप माननीय गणों का फ़ोन उठाएंगे। अगर वो आते हैं आपके यहाँ तो उनको एक गिलास पानी, उनकी समस्या बैठेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, लेकिन ये सब दिखाई नहीं देता है। जब ऑप्शन में जाते हैं तो उनके आदेशों की अवहेलना होती है, तो बड़ी पीड़ा होती है कि जो कुत्सित मानसिकता है कि जो अधिकारियों के अंदर जो नेताओं के प्रति एक वो दुराभाव की भावना है। मैं कई अधिकारियों के यहाँ बैठा हूँ तो कुछ अधिकारी उसमें अच्छे हैं, तो वास्तव में कुछ करना चाहते। जैसे अपने यहाँ के एसपी को ले लीजिए, अनमैरिड है वो व्यक्ति, कुछ ना कुछ शशांक सिंह जी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि उनसे मैंने जब उनका व्यू लिया, उनके यहाँ बैठा, तो उनके अंदर भावना है। तो ऐसे अधिकारी अगर सभी अधिकारी हो जाएं तो सुगम न्याय भी मिलेगा और समस्याएं भी सॉल्व होगी। लेकिन एक अधिकारी अकेले से कुछ हो नहीं पाता है, सबको साथ देना पड़ेगा। वो सबको अपनी जो विचार परिवर्तन, मन परिवर्तन करना पड़ेगा कि वास्तव हम सेवा भाव के लिए बैठे हैं, हमें सेवा करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस बारे में कि जो अधिकारी है, अधिकारियों की मनमानी है और जो आदेश आते हैं उनकी अवहेलना करते हैं। और फ़ोन में कई बार तो फ़ोन, अब तो हम तो कोई ऐसे बहुत बड़े वो नहीं हैं, फिर भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। तो बेलगाम है, बेलगाम कह सकते हैं, ये सब सही। तो ये रहे हमारे साथ माननीय श्री विनोद राजपूत जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़े शानदार तरीके से दिया। आपको भी लगा होगा, युवाओं के लिए खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार बातें बताई, युवाओं के लिए प्रेरणादायक बातें बताई। अगर कुछ सुझाव हमें हैं, विनोद जी को हैं, तो आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक शेयर करें, ताकि जो युवा अभी जाग रहे हैं, अंधी दौड़ में शामिल हैं, वो इस दौड़ से हटें और अपनी दौड़ में लगें। हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। फिलहाल वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेशकीमती समय दिया और हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझ जैसे व्यक्ति को आपने ये अवसर दिया, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।